मैं हूं नंद किशोर जोशी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं संपूर्ण एक नए विषय को लेकर। विषय का नाम है म्यांमार में सामरिक शासन, अर्थात म्यांमार में मिलिट्री रूल। म्यांमार का गठन 1937 में म्यांमार अखंड भारत से अलग हो गया था। ब्रिटिश लोग जैसे भारत को जैसे उन्होंने कब्जा किया, उसी अनुरूप म्यांमार को भी ब्रिटिश लोगों ने कब्जा किया था। तत्पश्चात 1937 में भारत से म्यांमार को अलग कर दिया और 1948 में म्यांमार आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से। जिस तरह भारत 1947 में आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, उसी के अनुरूप 1948 में म्यांमार आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों के चंगुल से। जब वो आज़ाद हुआ उस समय भारत के एक विद्वान नरसिम्हा राव वहाँ पर रह रहे थे म्यांमार में, क्योंकि म्यांमार का रोटी बेटी का संबंध भारत के लोगों के साथ में बहुत पुराना प्राचीन समय से है और भारत के लोग वहाँ रहते आए हैं हजारों साल से। भारत के लोग वहाँ पर फैक्ट्री में काम भी करते थे, भारत के लोग वहाँ व्यापार के सिलसिले में भी जाना आना होता था, रहते भी थे। इसी तरह नरसिम्हा राव भी वहाँ म्यांमार में रहे हुए थे। तो वहाँ वो बहुत पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। तो वहाँ के जनता के प्रतिनिधियों ने नरसिम्हा राव जी को अनुरोध किया, उनके शासन के लिए, शासन संचालन के लिए एक संविधान रचना की। तब नरसिम्हा राव जी ने उनका अनुरोध स्वीकार किया एवं उनके लिए एक संविधान की रचना की। उसी संविधान के तहत 1948 से करीब 10 साल तक वहाँ शासन आराम से चलता रहा, निर्वाचित चुनी हुई सरकार के द्वारा। जब पहली बार पाकिस्तान में मिलिट्री शासन आया 1955-56 के लगभग, तो उसका असर म्यांमार में, तब का बर्मा, आजकल उसका नाम म्यांमार है, उस समय लोग उसे बर्मा देश ही कहते थे, बर्मा ही कहते थे। तो म्यांमार के जो उस समय मिलिट्री जुंटा थी, मिलिट्री शासक थे, उनका भी आकर्षण बढ़ा। क्यों नहीं, जब पाकिस्तान में मिलिट्री शासन चल सकता है, 2-3 साल चल गया था तब तक मिलिट्री शासन, जब पाकिस्तान में चल सकता है तो बर्मा में क्यों नहीं चलेगा। तो उसी के तहत बर्मा में भी मिलिट्री शासन 1958 के आसपास आ गया। और मिलिट्री शासन जब आया तो उन्होंने चुनी हुई सरकार को धत्ता करके विदा कर दिए, नीचे गद्दी से उतार दिए और अपना मिलिट्री के शासन वहाँ चलाने लगे। मिलिट्री शासन जब आया बर्मा में, उसी समय चीन भी नज़र गड़ाए हुए था बर्मा पर। चीन की भी सीमा लगती है बर्मा के साथ, म्यांमार की, अर्थात म्यांमार की। हिंदुस्तान की भी 1800 किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। चीन की भी वैसे हजारों किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। चीन की तो नज़र शुरू से ही बर्मा को हथियाने की है। उसने चालाकी से बर्मा को अपने गोद में बिठाने की चेष्टा की और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ। मिलिट्री शासन जब से बर्मा में आया तब से चीन की दखलंदाजी, चीन के वहाँ प्रवेश, चीनी प्रभाव वहाँ काफ़ी बढ़ने लग गया। एवं एक समय ऐसा आ गया 1960 के दशक में, जब मैकमोहन लाइन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मैकमोहन रेखा, उस वो रेखा को खींचे थे एक ब्रिटिश विद्वान, सामरिक विशेषज्ञ, उन्होंने उस रेखा को खींचा था। उस मैकमोहन लाइन को चाइना और इंडिया के बीच में वो रेखा को उन्होंने मानचित्र में खींचा था, अखंड भारत के मानचित्र में। उस रेखा को, अर्थात मैकमोहन लाइन को, चाइना कभी भारत के साथ मंजूर नहीं करता, लेकिन चाइना ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर बर्मा के साथ उसी मैकमोहन लाइन को स्वीकार किया। एवं बर्मा के जो मिलिट्री शासक थे, उन्होंने 60 के दशक में उन्होंने भी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर चाइना के प्रस्ताव को मंजूर किया एवं चीन और म्यांमार की काफ़ी दोस्ती बढ़ती गई। अब सवाल है कि जब मिलिट्री का शासन आएगा तो नेचुरली गणतांत्रिक से चुनी हुई सरकार को आगे धकेलेगा एवं जो लोग नेता लोग हैं, राजनीतिक पार्टी के नेतागण हैं, उनको सामरिक शासन आते ही उनको सबसे पहले जेलों में ठूंसेगा। अभी 2 महीना पहले, करीब 2 महीना पहले 1 फरवरी को वहाँ मिलिट्री शासन पुनः स्थापित हुआ। इसके पहले वहाँ बहुत लोकप्रिय सरकार चलाती थी आंग सान सू की। ये आंग सान सू की, इनको 12-13 साल पहले नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है, नोबेल शांति पुरस्कार। और उस समय जब इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, उस समय भी
म्यांमार में मिलिट्री शासन ही था। एवं ये जो आंग सान सू की है, वहाँ की नारी नेत्री है, वहाँ की गणतंत्रवादी नेत्री है, जब उनका नोबेल पीस प्राइज अनाउंसमेंट हुआ उस समय वो नज़रबंद थी अपने घर में, उनको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। ये आंग सान सू की ये कौन है, इनके विषय में भी मैं आपको बता दूं। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कंप्लीट की है दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये पढ़ती थी और वहाँ पर इनके दिल्ली में भी काफ़ी हमारे देश के काफ़ी विभिन्न दलों के नेताओं से इनकी अच्छी दोस्ती यारी है और वहीं से दूसरे देशों के नेतागण भी जो दिल्ली आते थे इनके साथ में मिलना जुलना होता था, उनके साथ में भी इनकी अच्छी दोस्ती यारी है। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब ये म्यांमार वापस गई तब से ये राजनीति में सक्रिय हो गई और सक्रियता जब से इनकी बढ़ी तब से मिलिट्री शासकों के, मिलिट्री जो है वहाँ पर जनरल और जुनताओं के, उनके नज़रों में ये खटकने लगी। फिर भी इन्होंने जैसे तैसे वहाँ पर गणतंत्रवादी आंदोलन चलाया, खूब चलाया, बरसों बरसों चलाए। इनके नेतृत्व में लोग जेल गए, बहुत गोलियाँ लाठियाँ खाई और अनेकों शहीद भी हुए। अभी भी वैसा ही हुआ। जैसे ही मतलब करीब 1.5-2 महीना हो गया वहाँ फरवरी 1 से जब से सामरिक शासन फिर से लागू हो गया, तब से हजारों लोग सब सड़क पर आ गए हैं, मिलिट्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और मिलिट्री लोग चाइना के जो टिकटॉक जो मोबाइल ऐप है उसके जरिए से पूरी बर्मीज जनता को, वहाँ की म्यांमारी जनता को संदेश दे रहे हैं कि जो भी कोई आएगा हमारे सामने, अर्थात मिलिट्री के सामने, उनको भून दिया जाएगा, शहीद बना दिया जाएगा, कोई भी अपने घर वापस जिंदा नहीं जा सकता। टिकटॉक मोबाइल ऐप के जरिए से सारी बर्मा में, म्यांमार में जनता को धमकाया जा रहा है मिलिट्री शासकों के द्वारा। नौबत यहाँ तक आ गई कि वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको भी मिलिट्री शासकों ने कहा कि तुम भी वहाँ पर गोली चलाओ। जिस किसी शहर में, गांव में कोई भी अगर सरकार विरोधी नारा लगाता है या शोभा यात्रा करता है या विक्षोभ प्रदर्शन करता है, धरना इत्यादि देता है, कुछ सुनने की जरूरत नहीं, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाओ तब भी नहीं माने, टीयर गैस छोड़ो तब भी नहीं माने, गोली चलाओ। ऐसा आदेश उन्होंने दे रखा है फरवरी 1 से। और सारे वहाँ का सबसे बड़ा शहर यांगून है, यांगून में तो सैकड़ों लोगों को उन्होंने भून दिया है गोलियों के द्वारा। और पूरे म्यांमार में अभी अराजकता फैली हुई है। जो 19 पुलिस ऑफिसर हैं, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर वहाँ के थे, उनको मिलिट्री शासकों ने ऑर्डर दिया, निरीह जनता, निरपराध जनता, सीधी सादी जनता पर गोली चलाने की। उन्होंने मिलिट्री शासकों का ऑर्डर नहीं माना, नहीं मानकर लास्ट में उनको वो लोग चोरी छिपे भागते बचते बचाते भारत में, मिजोरम में प्रवेश कर गए। आज वो भारत की शरण में है। इनके अलावा 19 जन तो पहले आए हैं, करीब 15 रोज पहले। इसके अलावा और भी करीब पुलिस अधिकारी हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, वो लोग भी भारत में शरण लिए हुए हैं। कुछ आधिकारिक तौर पर लिए हुए हैं, कुछ बिना आधिकारिक तौर पर भी लिए हुए हैं। क्योंकि पुलिस बोलती है वहाँ की कि भाई ये हमारी जनता है, हम कैसे उनके ऊपर गोली चलाएं, ये तो इन्होंने कोई अपराध तो किया नहीं है, हम कैसे चला सकते हैं। लेकिन मिलिट्री शासक वहाँ के कोई सुनने को उनके समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, सुनने की उनकी इच्छा भी नहीं है। अब मैं वहाँ की मिलिट्री की जनता के बारे में, मिलिट्री के जो शासक हैं उनके बारे में भी एक दो बात और आपको कहूँगा। जैसे पाकिस्तान में जो भी जनरल हुए हैं, बड़े बड़े सीनियर मिलिट्री अधिकारी हुए हैं, उन सब की प्रॉपर्टी, जायदाद वगैरह जापान में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका इत्यादि में है। बड़े बड़े पैलेसियल बिल्डिंग्स हैं, राजप्रसाद जैसे उन्होंने मिलिट्री ऑफिसरों ने पाकिस्तान के अपने देश से चोरी छिपे धन ले जाके अरबों खरबों रुपये ले जाके वहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया है। वैसे ही ठीक उसी तर्ज पर, पाकिस्तान के तर्ज पर बर्मा की मिलिट्री अर्थात म्यांमार की मिलिट्री ने भी सिंगापुर, हांगकांग, जापान इत्यादि कई देशों में बड़े बड़े विशाल भवन खड़े कर दिए हैं और वहाँ पर बहुत प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट उन्होंने करके रखा है। इसलिए जब से ये आंग सान सू की का आंदोलन चला एवं जब से ये आंग सान सू की वहाँ की प्रधानमंत्री हुई, तब से मिलिट्री वाले एक्चुअली उनके पॉकेट खाली हो गई है और वो लोग मौका ढूंढ रहे हैं कि किस तरह आंग सान सू की को बदनाम किया जाए, किस तरह कोई भी षड्यंत्र रच के उनको गद्दी से उतारा जाए। और इस षड्यंत्र में चाइना अभी बर्मा का अर्थात म्यांमार का पूरा साथ दे रहा है। अमेरिका में जब न्यूयॉर्क में जो सुरक्षा परिषद है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वहाँ पर म्यांमार के मिलिट्री दखल के खिलाफ जब अमेरिका के नेतृत्व में एक प्रस्ताव आया पिछले महीने कि उसकी निंदा की जाए,
तब चाइना और रसिया जो 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं उनमें एक है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन तथा रूस। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस ने म्यांमार की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित कराना चाहा कि मिलिट्री शासन वहाँ खत्म हो, चुनी हुई सरकार के हाथ में वापस सत्ता सौंपी जाए। उसके खिलाफ चीन और रूसिया ने दोनों ने मिलकर वीटो प्रयोग कर दिया, अर्थात वो प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में गिर गया। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिस तरह बर्मा का अर्थात म्यांमार का जो शासन व्यवस्था है, जब से वो 1948 से अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ है, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान की तर्ज पर वहाँ ज़्यादातर समय मिलिट्री शासन रहा है एवं भारत पहले तो मिलिट्री शासकों से ज़्यादा संपर्क रखता नहीं था, क्योंकि भारत एक गणतांत्रिक देश है और गणतांत्रिक देश होने के लिए वो हमेशा किसी भी देश में हमेशा चाहेगा कि गणतांत्रिक चुनी हुई सरकार का ही शासन हो, उसी से बात करें तो वो बात बनती देर भी नहीं लगेगी। लेकिन भारत ने शुरू में काफ़ी गलतियां की थी, अब भारत भी समझ गया है एवं पिछले कांग्रेस की सरकार के समय में भी एक बार वहाँ की मिलिट्री जो शासक हैं उनको 26 जनवरी के करीब 12-13 साल के पहले की बात है, 26 जनवरी के परेड उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार ने उनको निमंत्रण दिया था एवं वहाँ के मिलिट्री शासक ने निमंत्रण स्वीकार कर भारत वो आए थे हमारे यहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह में। आज भी भारत सरकार की बहुत मधुर शब्द में या धीमे शब्द में उस मतलब ये जो अभी आंदोलन चल रहा है वहाँ पर मिलिट्री के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, भारत सरकार हालांकि उस आंदोलन को खुले तौर पर समर्थन नहीं दे रही है, लेकिन विरोध भी नहीं कर रही है जैसा अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस कर रहा है, विरोध भी नहीं कर रही है। विरोध इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि चीन भी म्यांमार का पड़ोसी है और चीन का दखल अंदाज सीधा म्यांमार में है। और आज चीन की यह स्थिति है कि वो यांगून पोर्ट पर उसकी नज़र गड़ी हुई है, दूसरे बंदरगाहों पर म्यांमार के बंदरगाहों पर उसकी नज़र है। वहाँ वो चाहता है कि अपने सैन्य अड्डा, अपने नेवल बेस वहाँ क्रिएट कर दे। नेवल बेस क्रिएट करने पर उड़ीसा का जो चांदीपुर है एवं बंगाल में जो खड़गपुर एयरबेस है, उड़ीसा का चांदीपुर, बंगाल के खड़गपुर पर उसकी नज़र रहे। एवं दूसरा पोर्ट सिटी को वो कब्जे में लेना चाहता म्यांमार के, जिससे कि विशाखापट्टनम और श्रीहरिकोटा जो अपना यहाँ पर मिशन जाता है, रॉकेट वगैरह वहाँ से लॉन्चिंग होती है, उसके ऊपर भी सीधे नजर रहे। अर्थात भारत हमेशा चीन के रडार पर है भाया म्यांमार। इसलिए भारत सरकार भी फूंक कर कदम रख रही है, खुले तौर पर वहाँ के गणतांत्रिक आंदोलन को समर्थन नहीं दे रही है, लेकिन चुपचाप में वो गणतांत्रिक आंदोलन को समर्थन दे रही है। मैं सोचता हूँ कि भारत सरकार की नीति सही है। थैंक यू।